नमस्कार, मैं हूं अनामिका धीमान। स्वागत है आपका दीप एक्सप्रेस न्यूज में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि अम्बाला शहर में जो भी घटनाएं हो रही होती हैं, जानकारी जो होती है और हर एक जो अपडेटेड सूचना होती है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। और दीप एक्सप्रेस न्यूज की टीम जो है बाहर फील्ड से आपको हर एक जानकारी आप तक पहुंचाती है, लाइव प्रोग्राम के दौरान आप तक पहुंचाती है। और जैसे कि अभी इलेक्शंस भी आ रहे हैं तो इसकी भी हम अपडेट आपको डे टू डे देते रहेंगे। और भी जो भी हमारे साथ समाज सेवी जुड़े होते हैं हम उनकी जो जानकारी है हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आज जो हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं पुनीत कवि जी, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं और इन्होंने बहुत ही समाज सेवा की है। मैं आपको बता दूं कि ये जो दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल है ये इसके प्रोग्राम डायरेक्टर भी हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने पहले भी आपको समाज सेवी से रूबरू करवाया है और आज फिर मैं आपको पुनीत जी से जो है वो रूबरू करवाना चाहती हूँ। तो पुनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दीप एक्सप्रेस न्यूज में, आपके अपने चैनल में। धन्यवाद अनामिका जी। तो जैसे कि अभी पुनीत जी आज हमारे साथ मौजूद हैं और अभी हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये किसकी संस्था से जुड़े हैं और समाज सेवी का जो इनके नाम के आगे लगता है तो वो कैसे इन्होंने समाज सेवा जो है इन्होंने की है और जो एनजीओ हैं जिनसे जुड़े हुए हैं उनकी जानकारी हम इनसे लेंगे ताकि आप तक जो है ये बात पहुंच सके। तो पुनीत जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम पुनीत एडवोकेट है और सबसे पहले तो मैं अपनी दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल की पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। हमारे बड़े अंकल तेजिंदर सिंह वालिया जी, उनका धन्यवाद करता हूँ। मेरे फादर साहब श्री जसमेर चंद एडवोकेट जी हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो बड़ों का धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, समाज सेवा मेरा एक पैशन है, नशा है मुझे उस चीज का। लोगों को नशा होता है, बहुत से नशे हैं समाज में, पर मुझे नशा है समाज सेवा का। जी, बहुत बढ़िया। और समाज सेवा आज से नहीं, समाज सेवा हमारे पुरख, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो करते आ रहे हैं। मेरे दादाजी श्री बचन राम नंबरदार जी हुआ करते थे गांव जंडली के। आज फादर साहब हैं नंबरदार गांव के, उन्होंने बहुत समाज सेवा करी। फादर साहब ने बहुत समाज सेवा करी। उन्होंने ग्राम विकास सभा बनाई गांव जंडली में, स्कूल का निर्माण, गलियों का निर्माण, बहुत से काम उन्होंने किए। 5 साल पंचायत में भी रहे, सरपंच रहे मेरे मदर श्रीमती विनोद बालाजी, और बहुत से समाज से भी काम किए उन्होंने, बहुत बड़े बड़े कार्य किए। तो ऐसी वो हमारे खून के अंदर कीटाणु है समाज सेवा के जी। और वो उसी पे लगातार हम बने हुए हैं और समाज सेवा कर रहे हैं। तो सर, आप किसकी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं? संस्था मेरी एनजीओ है उड़ान यूथ ऑर्गेनाइजेशन। मेनली ये जो मेरी उड़ान एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है ये है बेटियों के लिए। हम बेटियों की मदद करते हैं, बेटियों की हेल्प करते हैं, बेटियों के बारे में ही सोचते हैं। मेरे पास खुद के पास 2 बेटियां हैं, बहुत प्यारी हैं बेटियां, सिमरन और समाली। जैसे आप जानते होंगे समाज में लोग रह रहे हैं और जिनके पास 3 बेटियां हैं और उन पे आय का कोई साधन नहीं है, आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर है, तो तीसरी बेटी जो होती है, सबसे छोटी बेटी, उसके लिए हम पूरी मदद करते हैं, उसकी स्टडी में, उसकी शादी में। और ऐसी हमने 20 बेटियां गोद ली हुई हैं हमारी एनजीओ में, जिसमें से हम 3 की शादी कर चुके हैं और जो चौथी शादी है वो 1 नवंबर को है। ये नहीं है कि शादी में हम शगन वगैरह देते हैं, शादी में जो भी, जिसको आजकल लोगों ने दहेज का नाम दिया हुआ है, हम उसको सुविधा का नाम देते हैं कि बेटी को हम सुविधा का सामान दे रहे हैं ताकि उसको जाके अपने घर में, नए घर में कोई समस्या ना आए। जिस घर में उसे जा रही है तो हम उसको सुविधा का सारा सामान देते हैं, जिसको हम दहेज का कहते हैं। बेड हो गया, जो भी टोटल सामान, तो वो टोटल सामान हमारी उड़ान एनजीओ उनको प्रोवाइड करती है, उनको देती है। ये कोई दान नहीं होता, ये हम अपनी बहन को, अपनी बेटी को एक भाई समझकर कह लें, आप कुछ भी करके समझ के कह लें, हम उनको अपनी तरफ से अपना फर्ज अदा करते हैं। कोई दान दक्षिणा हम नहीं देते और हम वो दे भी नहीं सकते। और भगवान ने हमारे को इस लायक बनाया कि हम सिर्फ और सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहे हैं जी। तो ये एनजीओ कब से चला रहे हैं सर आप? ये 2014 से चल रही है एनजीओ जी। और कहाँ पे है? ये जंडली में है जी। और बहुत से कम से कम 300 से 350 यूथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। और नशे के ऊपर भी हम बहुत इसमें बहुत काम कर रहे हैं। नशे के ऊपर अभी आपको अपना बता देता हूँ। नशे के लिए 3-4 हमारे एक ऐसे लड़के हैं जो कि आजकल आपको तो समाज में चिट्टा, जिसे हम स्मैक बोलते हैं, बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है। मुझे ये समझ में नहीं आता वो स्मैक आ कहां से रहा है, कौन उसको आने दे रहा है समाज के अंदर।
क्या हमारा कानून है इस बारे में नहीं सोचता, क्या हमारा प्रशासन इस बारे में नहीं सोचता? सभी सोचते हैं, सबको पता है, पर वो आ कहाँ से रहा है? और जो नौजवान पीढ़ी है 16-17 साल की, उसकी आदत हो चुकी है, उसको पी रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं, उनके घर बर्बाद हो रहे हैं। अवैध शराब बिक रही है हमारे यहाँ पर, जो बहुत जहरीली है, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा जी। लेकिन सर ये सब तो अलग है, अभी जैसे कि आपने कहा कि बेटियों के बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। बेटियां ही आज हमारे जो समाज में है वो सुरक्षित नहीं है। बेटियां, मेरा जो, मैंने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ, मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करनी थी, मैंने राजनीति में आना था। मुझे राजनीति पसंद नहीं, क्योंकि राजनीति बहुत गंदी दलदल है, जो इसमें फंस जाए वो बाहर नहीं निकल सकता। मैं इसमें इसलिए आना चाह रहा हूँ कि मुझे एक पहचान चाहिए काम करने के लिए। वैसे मैं समाज में काम कर रहा हूँ, मेरे फादर साहब की वजह से बहुत अच्छी पहचान है, बहुत अच्छा रुतबा है उनका, हमारे परिवार का। मैं आज भी कहीं चला जाऊँ तो सब लोग जानते हैं। तो मुझे एक डेजिग्नेशन चाहिए था कि मैं अपने लोगों की जो समस्याएं, अपने लोगों का जो हक है उसको आगे जाके लेके जाऊं, ताकि मुझे कोई बोले कि आप कौन है, मैं बोल सकूं कि मैं ये हूँ, अपने वार्ड से हूँ, अपने शहर से हूँ, मेरा डेजिग्नेशन ये है और मैं ये समस्या आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। और बेटियों की रही बात, बेटियां सुरक्षित नहीं है, मैं इसी के लिए काम कर रहा हूँ अपने समाज के अंदर। मैं एक कंपेनिंग चलाने जा रहा हूँ, सेमिनार्स लगाने जा रहा हूँ नशे के उसमें और अपनी बेटियों के उसमें, ताकि कल, इसीलिए मैं कल एक सिलाई सेंटर अपने गांव में जर्नली में खुलवाने जा रहा हूँ, जिसमें 15 से 20 बेटियां सिलाई सीख सकती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि उनको इनकम ऑफ सोर्स मिले, वो अपने पैरों पे स्टैंड हो सकें। अगर वो किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर सकी, वो सिलाई सीखकर अपनी आगे की जिंदगी, आय का साधन अपना बना सकें। हम उसमें 15 सिलाई मशीनें रख रहे हैं और उसमें एक टीचर प्रोवाइड करेंगे जो कि उनको सिलाई, कढ़ाई सब कुछ सिखाएगी। और मैं कोशिश रखूंगा कि अभी कल, जैसे कल मेरी बिटिया का बर्थडे है सिमरन का, उसी उपलक्ष्य में मैं सिलाई सेंटर खुलवाने जा रहा हूँ। और आगे भी मेरी ये रहेगी कि मैं कम से कम 4 से 5 सिलाई सेंटर अपने एरिया में खुलवाऊं, ताकि जो बेटियां जिनके अंदर ललक है कि मैं अपना काम करें, अपने परिवार को सहयोग करें, तो वो सिलाई सेंटर में आके सिलाई सीखें और अपने आय का साधन का देखें। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि एनजीओ जो है वो जंगली में ही खुला हुआ है और सिलाई सेंटर जो है वो भी जंगली में खुलेगा, तो वहां पर किसी भी जगह से आ सकती हैं बेटियां जो सीखना चाहती हैं? किसी भी जगह से आ सकती हैं। और मेरे ये नहीं है कि मेरे पे सिर्फ जंगली के लड़के ही इस एनजीओ से जुड़े हैं, मेरे पूरे शहर से और डिस्ट्रिक्ट से भी मेरे साथ लड़के जुड़े हुए हैं। और आगे जैसे जैसे कारवा बड़ा होता जाएगा, मेरी एनजीओ मतलब पूरे अम्बाला शहर में काम करेगी और डिस्ट्रिक्ट में भी काम करेगी धीरे धीरे, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो ऐसे मेरे साथ लड़के जुड़ते जा रहे हैं और हमारी एनजीओ धीरे धीरे और अच्छे काम करती चली जाएगी। जी सर, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, और बहुत ही कम होते हैं जो बेटियों के बारे में सोचते हैं, और ये तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी सर ने बताया कि वो सिलाई सेंटर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट खोलने जा रहे हैं उन लड़कियों के लिए, उन बेटियों के लिए जो वो सीखना चाहती हैं, ताकि वो कल को खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सके। तो दीप एक्सप्रेस न्यूज की ओर से भी सर, कल आपकी बेटी का जन्मदिन है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। तो सर साथ में आपके जैसे कि यूथ तो आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो और जैसे कि पार्टीज होती है, प्रशासन होता है, कोई आपके समर्थन में हो? एक्चुअली मैं आपको बता दूं, प्रशासन हमारे साथ है जी। सबसे बड़ी बात है, बुजुर्ग और महिलाएं मेरे साथ हैं जी। उनका बहुत प्यार, उनका आशीर्वाद मुझे बहुत मिलता है। गांव में भी, कॉलोनियों में भी और भी समाज में मुझे बहुत प्यार मिला। हमारा शहर से जितने भी बुजुर्ग हैं, बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, उनका बहुत प्यार मुझे मिलता है। और हर गांव में, किसी गांव में भी चले जाएं, हम पूरा आदर सत्कार करते हैं, पूरा मान करते हैं, क्योंकि शुरू से ही हमने उनके हित के बारे में सोचा है, उनके हक के बारे में सोचा है। अभी मैं आपको बता दूं कि 1 तारीख को हम जो बेटी की शादी कर रहे हैं, उनके पास 4 बेटी हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने जो इस टाइम मौजूदा हमारे समाज सेवी में, जिनके ऊपर डेजिग्नेशन है, जिन्हें पार्षद भी बोला जाता है, मेयर भी बोला जाता है, या जो प्रशासन के आला अधिकारी हैं, पूछना चाहता हूँ कि गांव में आपको पता होगा फैसिलिटी होती है, गुलाबी राशन कार्ड, पीला राशन कार्ड और सफेद राशन। जो नीडी पर्सन्स हैं, जिनको जरूरत है, उनके पास वो चीज नहीं है, और जिनको जरूरत है उनके पास वो चीज है, उनके पास वो चीज है। मैंने कल सर्वे किया, आपने देखा होगा सफाई कर्मचारी है वो सफाई कर्मचारी, पर है तो हमारे जैसे, हम इंसान ही हैं, हमारे भाई ही हैं, क्योंकि जात पात तो सब इंसान की बनाई, भगवान ने सिर्फ इंसान बनाया है। ठीक, मैंने उनसे बात करी, वो कहते जी आज तक इस गांव में
जितने भी जितने भी मौजूद आए जिनको हमने चुन के आगे भेजा, हमारे बारे में किसी ने नहीं सोचा। और आज जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके पास गुलाबी राशन कार्ड है, और सड़क पे जो झाड़ू मार रहा है उसके पास सफेद राशन कार्ड है, जो सरकार की फैसिलिटीज तक उसको नहीं मिल पा रही। तो हमने काम करना है, ऊपर से नहीं करना, हमने काम प्रैक्टिकली करना है और जमीन से करना है। हमने अपना बेस मजबूत करना है। बेस क्या है? हमारे समाज की बेटियां, हमारे समाज के युवा, ये हमारे समाज का बेस है। अगर हमारा बेस ही कमजोर होगा, तो अगर हमारे देश का भविष्य ही कमजोर होगा, तो आगे जाके जो हमारा फ्यूचर है वो बहुत खतरनाक होगा, वो सही नहीं होगा। लेकिन पुनीत जी, मैं एक और सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि खुद मैं एक लड़की हूँ और ये सवाल हर एक लड़की करेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लड़कियां सेफ नहीं हैं। जो कल भी लड़की को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई, और अब हम बलात्कार के जो हम केसेस देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है अभी भी लोग इस चीज से जागरूक नहीं है, क्योंकि वो सोचते नहीं हैं कुछ इस बारे में। और जो कानून की अगर हम बात करें हमारे देश की, हमारे भारत देश की, तो कानून भी अभी ऐसा नहीं बना है ताकि लोग इससे डर जाए। सबसे पहले तो मैम ऐसा कानून बनना चाहिए हमारे देश के अंदर, इतना कठोर कानून बनना चाहिए, कोई मतलब कि करना तो दूर सोच भी ना सके जी। मैं तो सरकार से भी दरख्वास्त करता हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा कानून पास किया जाए कि अगर कोई लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखे तो मतलब उसकी रूह तक कांप जाए। ऐसा कठोर कानून हो हमारे देश के अंदर इसके लिए। और मैम इसके लिए मैंने एक चीज और सोची है, अगर मैं आज मुझे लोगों का प्यार मिलता है और मैं आगे जाता हूँ, तो मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट अपने वार्ड में खोलना चाहता हूँ जो सेल्फ डिफेंस, जिसमें मैं बेटियों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन मिले और उसमें बेटियां अपने सेल्फ डिफेंस के बारे में ट्रेनिंग लें। उसके लिए स्पेशल उनको फ्री कोच मिले, चाहे आप उसको जूडो कह लें, कराटे, जूडो कराटे जो भी मार्शल आर्ट कह लें। मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूँ उड़ान की तरफ से कि उसमें बेटियां अपने खुद सेल्फ डिफेंस करें, ताकि वो खुद सामना करें अगर उनके पास कोई मुसीबत आ भी जाए, वो खुद उनके, क्योंकि सरकार तो लेट सोचेगी, उससे पहले हम खुद ही क्यों ना सोच लें उसके बारे में। तो ये भी मेरी एक प्लानिंग के अंदर है कि मैंने ऐसा करना है। जी, बहुत बढ़िया सोच अगर आपकी जैसी हो तो हमारे देश की बेटियां सबसे ऊपर हैं। और एक वही बात आती है कि अगर बेटियों को जो सिखाने की बात की जाती है कि अगर आपके साथ कोई गलत नजर से आपको कोई देख रहा है या फिर कहीं भी अगर ऐसा हो तो आपको डरना नहीं है। लेकिन अगर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर वो जवाब भी दे दें या फिर उस वक्त पे कोई स्टेप भी उठा ले तो आगे का भी खतरा उनके लिए बन जाता है। मैम सबसे पहले तो जो पेरेंट्स हैं जिनके पास बेटियां हैं, मेरे पास भी 2 बेटियां हैं, मैं अपनी बेटियों को अभी से इतना मजबूत बना रहा हूँ, उनको अभी से इतना कुछ सिखा रहा हूँ कि मुझे नहीं जरूरत लगती आगे जाकर उनको कानून की या किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, वो अपनी रक्षा खुद स्वयं कर सकती हैं। बेटियां बेटों से कम नहीं है, बेटियां बेटों से 2 कदम आगे हैं। और जितना बेटियां माँ बाप का नाम रोशन करते थे, बेटे नहीं कर पाते। माफी चाहूंगा जो मेरे वो भाई अगर मेरे को सुन रहे होंगे, कुछ आप भी अपने माँ बाप को बहुत अच्छा नाम रोशन कर रहे हैं। ये बात मेरी उनके ऊपर है जो नशे के अंदर लुप्त हो चुके हैं, अपने माँ बाप को कहना नहीं मानते, अपने दिन रात नशे में डूबे पड़े हैं। ये सिर्फ उनके लिए कह रहा हूँ कि वो अपने माँ बाप का नाम बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि सीधा कह दूंगा ऐसी औलाद से ना होना ही बेहतर है। जो क्योंकि माँ देखिए अपने आप को 9 महीने अपने गर्भ में रखकर आपको जन्म देती है और आप बड़े होकर नशे में लुप्त होकर उनका दिल दुखाते हैं, उनके पैसों का नुकसान करते हैं, गलत काम करते हैं, तो मेरे ख्याल में वो ना ही हो तो अच्छा है। जी चलिए, ये सब बातें तो होती रहेंगी और ये बातें जो हैं वो इसलिए हम करते हैं ताकि हम भी अपनी बात रख सके और हम भी जो है हमारे अंदर की जो गर्मी होती है, खून है, वो निकलता रहे। क्योंकि हम खुद दिन ब दिन ये देखते रहते हैं, कभी कहीं से कोई ऐसे केस देखने को मिलते हैं, ऐसे सुनने को मिलता है कि जो दरिंदगी होती है वो लोगों की वो सुनने को मिलती है। तो सर ये अगर इससे अलग हम बात करें तो चुनावों की, मैम इसके बारे में एक बात करता हूँ, दरिंदगी के बारे में। सबसे पहले मैम दरिंदगी का कारण क्या है? बेरोजगारी। अगर हमारे पास रोजगार ही नहीं होगा तो हमारा दिमाग क्या करेगा? हमारे पास काम ही नहीं है। अगर युवा के पास काम ही नहीं होगा तो करेगा क्या? क्या सोचेगा वो खाली दिमाग? तो उनके दिमाग में गंदगी आना है, बुरे विचार आते हैं, गलत सोच आनी है। तो सबसे पहली बात मैम, रोजगार मिलेगा तो बहुत अच्छी बात होगी। तो सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। बेरोजगार हमारे से बहुत से युवा जो है वो घूम रहे हैं और
मैंने खुद देखा है अपने घर की बात अगर हम बात करें तो बहुत से बेरोजगार हैं, बहुत से सालों से घूम रहे हैं। तो सरकार को इसकी और भी ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को, और बहुत सी चीजें हैं जिनमें बदलाव लाना बेहद जरूरी है। तभी जो है वो भारत देश कहा जा सकता है कि हाँ नंबर 1 पे है। और सर अभी इसके हटकर अगर मैं चुनावों की बात करूँ तो अभी जैसे कि आप जानते हैं कि अम्बाला में नगर निगम के चुनाव जो है वो नजदीक आ रहे हैं। तो इसको लेकर आपने क्या सोचा है? आप समाज सेवी हैं, आपने कुछ ऐसा सोचा कि हाँ अभी मैदान में उतरेंगे? मैम मैंने आपको बताया कि मैं राजनीति में पसंद नहीं है जी। पर मुझे राजनीति में इस कारण उतरना पड़ रहा है कि मैं ताकि लोगों का काम कर सकूं, लोगों की समस्याओं को आगे लेके जा सकूं। इस वजह से मैं राजनीति में आ रहा हूँ। और राजनीति में खुद नहीं आना चाहता, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये मेरे अपने भाइयों की, मेरे अपने लोगों की, मेरे अपने समाज के बुजुर्गों की, माताओं की खुद की इच्छा है कि मैं आऊँ। और इसी वजह से मैं आ रहा हूँ अब की बार, और चुनाव में खुल के सामने आऊंगा, चुनाव लड़ूंगा अपने वार्ड नंबर 15 से। और बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं माइक के सामने, फेसबुक के सामने, वीडियो के सामने। हम बातें नहीं करेंगे, हम थ्योरली कुछ नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकली करेंगे। जो कहेंगे वो करके भी दिखाएंगे। और ये हमारा पहले भी रहा है, जो कहा है वो किया है, और आगे भी जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। तो इस चैनल के माध्यम से और मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा, जो भी मेरे को भाई बहन बुजुर्ग मेरे बड़े सुन रहे हैं, कृपया करके आप मुझे पूरा अपना आशीर्वाद दें, पूरी सपोर्ट करें, ताकि आप सोचना आपने है, मत आपका है, वोट आपकी है, आपने इस्तेमाल करना है। क्योंकि ये जो हमारा मत का अधिकार, हमारा फंडामेंटल राइट, हमारा मत का अधिकार है, ये आपकी सबसे बड़ी पावर है। आप सोच समझ के मतदान करना। जो प्रत्याशी आपके बीच में आए, जो भी आए, वो बातें करने ना आए, करने आए, काम को करने आए, प्रैक्टिकली, थ्योरी नहीं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा। और लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है मैम, जहाँ जहाँ जा रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, लोगों से मिल रहा हूँ और बहुत प्यार दे रहे हैं लोग, आश्वासन दे रहे हैं। और मुझे पूरा 101% ये यकीन है कि मैं जीत के जरूर आगे जाऊंगा और अपने लोगों के काम करूंगा। जी, शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आप जैसे नेता की राजनीति को बहुत जरूरत है और लोगों को बहुत जरूरत है, क्योंकि जो समाज सेवी, अगर हम बात करें समाज सेवी, समाज में सेवा हर कोई करता है और समाज सेवी हर कोई बनना चाहता है, चाहे वो कुछ अच्छा काम क्यों ना कर ले, तो उसको समाज सेवी का दर्जा दे दिया जाता है। तो लेकिन अगर आप राजनीति में उतरेंगे और नेता के रूप में सबके सामने आएंगे, तो एक जो है लोगों को वही जो आप कहना चाहते हैं, पहचान बनाना चाहते हैं, वो आपको एक मिल जाएगी। और अगर एक सवाल है मेरा, आप राजनीति में आएंगे और पार्टीज होती हैं कि आप किस पार्टी के समर्थन में है, या फिर कोई आपकी खुद की पार्टी है? मैं मेरी खुद की पार्टी नहीं है जी। पार्टी के ऑफर जरूर है मेरे पास जी। वो डिसाइड मौके पे मेरे फादर साहब श्री जसमेजर एडवोकेट जी हैं, वो करेंगे, या मेरे बड़े भाई हैं विनीत विशाल, मेरे और बड़े भाई हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो इस चीज का फैसला करेंगे हमने किस तरीके से लड़ना है और कैसे लड़ना है। और मैं नेता बन के नहीं जाऊंगा, मैं बेटा बन के जाऊंगा और भाई बन के जाऊंगा। और आपको बता दूं, राजनीति 2 प्रकार की होती है, एक अच्छी और एक अच्छी, ठीक है ना। राजनीति के भी 2 पहलू हैं। मैंने अच्छी राजनीति करनी है, काम की राजनीति करनी है और सेवा करनी है, राजनीति कम सेवा करनी है। और मैं ये कहना चाहूंगा, मैं पैशन से, एक बात आज मेरे ध्यान में आ गई, ये बोझ भी है कि मैं एडवोकेट हूँ और फादर साहब कहते हैं कि आप वकालत करें। वकालत में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये सवाल मैं अभी पेंडिंग में रख रखा था ये सवाल मैं आपसे पूछूं। वकालत में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट नहीं है, मैं उधर फोकस नहीं हूँ, क्योंकि शुरू से मैं सोशल वर्क में ही जुड़ा हूँ जी। 9th क्लास से मैं सोशल वर्क में जुड़ गया था और 9th क्लास से मैंने स्टेज को संभाल लिया था और 2009 से मैं कंटिन्यू सेवा में ही चल रहा हूँ लोगों की, आज तक टिल डेट 11 साल हो चुके हैं इस चीज को। काम कर रहे हैं हम समाज में, जमीनी इसमें ग्राउंड लेवल पर। तो मैं तो ये कहूँगा, मैं नेता नहीं, मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, मैं सेवा करने आऊँगा और आपका बेटा बन के आऊँगा और आपका बेटा बन के ही रहूँगा। तो जब भी आपको कभी मेरी जरूरत होगी तो बेटा बन के, आप या भाई बन के कभी भी आप मुझे आवाज दे सकते हैं जी। बहुत से दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि पंजाबी में जैसे वो बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, गुड जॉब भाई जी और कीप इट अप वीर जी। तो बहुत से दर्शक आपके साथ हैं, तो अभी से आप देख लीजिए कि अभी से समर्थन आपके साथ है, तो मतलब झंडा तो आप वहाँ पर गाड़ कर जरूर ही आएंगे। मैम झंडा मैंने नहीं गाड़ना, झंडा खुद लोगों ने गाड़ना जी। मुझे इस बात की खुशी एक ये है
कि अपनी बात को लोग लेकर के जाते हैं कि आप मुझे समर्थन दें, आप मुझे सपोर्ट करें। मुझे खुशी इस बात की कि लोग मेरे पास आ रहे हैं कि भाई आप खड़े हो, हम आपके साथ हैं। ये मुझे इस बात की खुशी है। और मुझे आज ये महसूस होता है कि जो मैंने काम किए हैं ना, वो आज मुझे दिखाई दे रहा है कि लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे को खुद कह रहे हैं कि आप खड़े हो भाई, हम आपके साथ हैं। क्योंकि जिंदगी में दौलत इंसान बहुत कमा लेता है, पर प्यार, मोहब्बत, समाज में रुतबा, नाम बहुत कम लोग कमा पाते हैं। और असली कमाई इंसान की होती है, जो तथ्य है, सच है जी। तो जैसे कि अभी बहुत से आपने कहा कि एक तो एनजीओ आपने मंडली में खोला हुआ है और बेटियों की लेकर जो है आप बहुत ही सेवा कर रहे हैं, लेकिन सर अपने ही शहर की बात करें अम्बाला की, तो अम्बाला में बहुत सी समस्याएं भी हैं, तो क्या इनसे आप उजागर हैं, इनके बारे में आप जानते हैं कि आखिर क्या समस्याएं हैं या फिर इनको दूर किया जा सकता है? जो मेरी टीम है, जो मेरा यूथ है ना, वो मेरी शक्ति है जी, वो मेरी पावर है। और जब देश का यूथ एक हो जाए ना और वो किसी समस्या के सामने खड़ जाए तो समस्या छोटी पड़ जाती है और मिनट में समस्या सॉल्व हो सकती है। तो मैं अपने सभी युवा भाइयों से कहूंगा जो मेरे समाज के हैं, मेरे शहर के हैं, कि आप सभी एक हों, एक मत हों, एक आवाज हों और अपनी आवाज को बुलंद करके आगे लेके जाएं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आपको खुद भी अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारी आवाज आगे तक जाएगी और हमारी समस्याओं का निवारण होगा और हमारा शहर एक शांतिपूर्वक शहर बनेगा। और यहाँ पर कोई भी समस्या, कोई भी क्राइम, कोई भी दिक्कत, कोई भी लड़की, कोई भी बेटी को कोई समस्या नहीं होगी। सब आजाद, इंडिपेंडेंट अपने समाज में खुल के सांस ले पाएंगे जी। और अभी जैसे कि शहर की बात करें तो शहर में बहुत सी समस्याएं हैं, टूटी सड़कें ले लीजिए या सीवरेज की दिक्कत है वैसे ले लीजिए, तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन अगर आप अपने वार्ड से जीतते हैं और तो फिर और क्या है जो आप अपने वार्ड के लिए करेंगे जीतने के बाद? मैम इसमें आप देखो टूटी सड़कें, जैसे आपने बोला, ये टोटल मैं तो कसूरवार सिस्टम को बोलूंगा। आपने देखा होगा सबसे पहले सड़क बनेगी, सड़क बन गई, उसके बाद वाटर सप्लाई वाले आएंगे, पाइप डालने के लिए, वो सड़क टूटेगी, फिर दोबारा सड़क बनेगी, फिर उसमें BSNL वाले आ जाएंगे अपनी टेलीफोन लाइन बिछाने के लिए, फिर कुछ कभी कुछ। टाउन प्लानिंग कुछ नहीं है। अगर प्लानिंग के बेस हमारे फॉरेन कंट्रीज क्यों अच्छी डेवलपमेंट है, वो आगे क्यों है, वो इसी वजह से उनका सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारा सिस्टम ही अच्छा नहीं है। पहले आप अगर सड़क तोड़ रहे हैं तो सबसे पहले उसमें पाइपलाइन बिछाइए। आप देखो पूरे शहर में इतनी प्यारी सड़कें बनी हुई, टाइलिंग हुई है, अब पाइपलाइन बिछ ली। और शहर की अगर हम गांव की भी बात करें तो गांव में भी यही हाल है, पहले सभी गलियां बन जाती हैं, फिर उनको तोड़कर पाइपलाइन लगाई जा रही है और वो ऐसे ही रखी हुई है। एरिया में क्या हो रहा है, हाँ। गैस पाइपलाइन बिजली आप देख सकते हैं, हमारे बद से बदतर हाल में पड़े हैं जी। ये तो खैर देश है हमारा, देश है हमारा, मेरा भारत महान है। भारत को महान बनाना पड़ेगा और ये नहीं पता कि आखिर कब बनेगा हमारा भारत महान, ये कहना है क्योंकि देश हमारा महान है। लेकिन अगर हम बारीकी से देखें तो बहुत सी जो समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, उन पर जो है वो ज्यादा ध्यान देना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो। तो और आप बताएं कि हाँ आपने जो समाज से जुड़े हुए, जैसे कि अभी लॉकडाउन था सर, और लॉकडाउन में बहुत सी दिक्कतें आई हैं लोगों को, तो ऐसे में क्या किया गया है जो आपकी टीम की ओर से? मैम हमारी टीम ने, मैं करने वाला कौन हूँ, करवाने वाला वो है। मैंने हमारी टीम ने मैम फ्री लंगर डेली 500-1000 लोगों को लंगर डेली हमने पूरे लॉकडाउन में बांटा। और मैम मेरी शॉप MSG स्टोर है, मेरा प्रोडक्ट्स हैं हमारे राशन के, हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर है। कम से कम मैम 22 परिवार ऐसे मेरी शॉप पे जुड़े हुए हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट राशन लेते हैं हर महीने, जो मतलब इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, उनका बहुत आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हम 1 महीने का राशन को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं 22 लोगों को हर महीने। वो हर महीने की 1 तारीख को आते हैं, मेरे से राशन लेके जाते हैं, उनसे कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो हमारी तरफ से एक उनको फैसिलिटी दी, क्योंकि वो उनको डिपो से सरकार की सर्विस मिल नहीं पा रहा। और फिर हमने दूसरा काम किया, हमने सैनिटाइज किया पूरे एरिया को। हमने जनरली कामला, लक्ष्मी नगर, मॉडल टाउन, रविदास बस्ती, जो भी बड़े संकरे एरिया हैं, टाइट है एरिया, हमने उनको सैनिटाइज किया 2 बार। किसी से कोई हेल्प नहीं, अपनी एनजीओ की तरफ से किया हम सैनिटाइज टोटल। बहुत बढ़िया। तो ये लॉकडाउन में सबसे ज्यादा यही देखा गया है, क्योंकि जो बहुत से मजदूर जो हमारे हैं
वो सड़कों पर नंगे पांव जो जा रहे थे सड़कों पर बिना कुछ खाना खाए पिए। तो ऐसे समाज सेवी हैं जिन्होंने बहुत सी उनकी सहायता की है और ऐसे लोगों को खाना दिया है। और सर एक और बात मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आप शादी करते हैं लड़कियों की और बेटियों की, तो क्या आपके पास बाहर से भी कोई जो है जैसे दान देने के लिए कोई आता है या फिर कोई समर्थन में ऐसे आपके कि आप बेटी की शादी करते हैं तो हमारे पास मेरी एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा। और मुझे इतनी ऑफर्स हैं कि भैया अपना अकाउंट नंबर दो, मैंने 1 लाख रुपए डोनेशन देनी है, मैंने 50,000 देनी है। मैंने ऐसा काम मैं बिल्कुल भी नहीं किया जी। क्योंकि कई जो बड़े लोग हैं वो एनजीओ के आड़ में अपने बहुत से 2 नंबर को 1 नंबर कर देते हैं, तो मैं वो काम नहीं करना चाहता। हमारी डोनेशन जैसे सपोज कीजिए हमारे पास 1 महीने या 15-20 दिन पहले लेटर आ जाता है कि शादी है, हम अपने ग्रुप में मैसेज लगा देते हैं। जो मेरे एनजीओ के सदस्य हैं उन पर कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई वो नहीं है, वो अपनी मर्जी से सारा कुछ हो जाता है। पता नहीं लगता कब उसकी शादी होगी, कब डोनेशन इकट्ठे होगी, कब सामान खरीदेगी। तो मिनट में हो जाता है। मैं उसके लिए मैं नहीं चाहता कि मैं कोई अपने ऊपर ऐसा दफा लगाऊं कि डोनेशन वहां से इतनी आई कहाँ गई। नहीं ऐसे जैसे लोग होते हैं आसपास के जैसे जानते होते हैं कि अच्छे काम कर रहे हैं लोग तो हम भी डोनेट करेंगे। बहुत मैम इस लॉकडाउन में बहुत लोगों ने मेरा पेटीएम नंबर मांगा मेरे से, मैंने नहीं लिया। जो किया मैंने अपने पॉकेट से किया, अपने फादर साहब की हेल्प से किया, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने उनके उस पर किया जो कुछ किया। तो जैसे कि अभी आपने बताया अगर कोई दुविधा में है, अब कोई भी अब बेटी हो या फिर किसी और को समस्या हो कोई, तो अगर वो कांटेक्ट करना चाहता है तो वो कैसे करता है? मुझसे कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9333333473। उड़ान एनजीओ है हमारी। तो अगर आपको किसी भी बेटी को पढ़ाने में, उसकी शादी में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारी एनजीओ संपर्क करें, आपकी पूरी मदद की जाएगी। बेटी के मामले आप बस आंखें बंद करके पूरी मदद की जाएगी, क्योंकि बेटियां हमारे समाज की निधि हैं, हमारे समाज को आगे लेके जाने वाली हैं। कहते हैं अगर बेटी नहीं होगी तो बहू कहाँ से लाओगे, वो आजकल हम नारा चल भी रहा होगा। तो बेटियां बहुत जरूरी हैं और जितना प्यार बेटियां देती हैं शायद बेटे नहीं देते होंगे। मुझको मेरी बेटियां बहुत प्यार देती हैं। तो अभी बताया पुनीत जी ने कि अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 9333333473, मैंने सही बोला? तो ये जो नंबर है आप सेव कर सकते हैं और पुनीत जी के नाम से, क्योंकि अगर आपको कोई समस्या है, अगर बेटियों को लेकर आप शादी नहीं कर सकते, उनकी कहीं से आर्थिक तंगी से जैसे कि आप सही नहीं होते हैं, आपको दिक्कतें आती हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं। मैंने इनकी जितनी बातें सुन ली तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि जो बेटियों को आगे लेकर जा रहे हैं। और मैं आज में अपना ड्रीम बता दूं आपको। मेरा ड्रीम क्या है? मेरे लाइफ का ड्रीम ये है कि मेरा ड्रीम ये है कि मैं 10 एकड़ जमीन खरीदूं। 10 एकड़ में से 5 एकड़ में गौशाला, जितने भी हमारी टीम है, मेरे डॉक्टर कमल है, मेरे भाई हैं छोटे, वो डेली से 17 से 18 पशुओं का ट्रीटमेंट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो सड़क पे लाचार इधर उधर बेसहारा पड़े हैं, चोट लग जाती है, एक्सीडेंट होते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ट्रीटमेंट करते हैं। कभी मैं आप अपने स्टूडियो में उनको लेके आऊंगा, डॉक्टर कमल है, उनको जरूर लेके आऊंगा और मिलाऊंगा। और एक्सीडेंट में उन्होंने अपनी टांग भी खो दी एक सेवा के दौरान ही। हमारा एक भाई था जितेंद्र, उसकी डेथ हो गई थी और उसकी टांग चली गई थी सेवा के दौरान ही। मतलब आज भी उसके अंदर इतना जज्बा वो लंगड़ा कर चलता है और सेवा का जज्बा उसके अंदर बहुत है आज भी। चाहते हैं कि आप उन्हें स्टूडियो तक लेकर आएं। 10 एकड़ में जमीन लूंगा, उसमें 5 एकड़ में गौशाला बनाऊंगा मैं, 2-3 एकड़ में गौशाला, 1 एकड़ में डॉग्स जो होते हैं हम उनका भी ट्रीटमेंट करते हैं, उनके लिए भी जगह हो रहने के लिए, तो उनको भी खाना मिले। फिर जो मेरे पास बाकी जमीन है, मैं 2 एकड़ में ना 15 बाई 15 के मकान बनाना चाहता हूँ, फ्लैट्स। जितने बेसहारा सड़कों पे बड़े हैं, रेलवे स्टेशन पे, इनको एक कमरा रहना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। ठीक है। और फिर 5 एकड़ में उनके लिए सब्जी का, कि वो सब्जी वहां पर होगे, वो लोग उसके अंदर मेहनत करें, अपनी इनकम ऑफ सोर्स खुद करें, सब्जी वो मंडी में बिके और उनकी आय का साधन और अपना जीवन यापन वहां पर वो करें। मेरा ये ड्रीम है लाइफ का कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। तो ये ड्रीम जो है बहुत ही कम लोग देखते हैं, दूसरों के लिए बहुत कम लोग देखते हैं, अपने लिए तो हर एक कोई ड्रीम देखता है। तो आप समझ ही जाइए कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि पुनीत जी को ये समाज सेवी जो हैं समाज सेवा करते हैं और इन्होंने अपनी बातें जो यहाँ पर बताई हैं और जो ड्रीम इन्होंने अपना बताया है, तो इलेक्शंस के लिए ऐसे नेता का हमारे लिए होना बहुत ही जरूरी है, आपके लिए होना बहुत ही जरूरी है। तो सर अभी हम लाइव को
समय को देखते हुए अंत की ओर लेकर चलते हैं, तो आप जो हमारे चैनल के माध्यम से जो आज के युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैम, मैं ये संदेश देना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से, अपने उड़ान के माध्यम से, कि आप जितने युवा हैं आपके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति छुपी हुई है। अपनी शक्ति को पहचाने, अपनी पावर को पहचाने, गंदे दलदल से निकल के, नशों की दलदल से निकल के उभर के बाहर आए। काम की कमी नहीं है, करने वाला होना चाहिए। जिसको काम नहीं करना उसके लिए कोई काम नहीं है, जिसको काम करना उसके लिए काम की कमी नहीं है। आप उभर के सामने आए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने समाज को और आगे लेके जाएं, बुरी आदतें छोड़ दें, कुछ नहीं रखा। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से और इस उड़ान के माध्यम से यही आपको संदेश है। बेटियों के लिए भी आप सेल्फ डिफेंस, अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके, आप कम नहीं है, आप आगे जा सकती हैं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है बेटियों को, आप कृपया मेरे से कांटेक्ट करें, अपने बड़े भाई से, अपने कुछ भी कह लें, आप कांटेक्ट करें और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, पूरी हेल्प करूंगा। और एक बार दोबारा दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल की पूरी टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज स्टूडियो बुलाकर इतना मान सम्मान बख्शा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप ये तो खुद का आपका अपना चैनल है जो आप कभी भी आ सकते हैं, तो इसमें कोई मनाही नहीं है। और जैसे कि आपने सुना कि पुनीत जी ने बताया, बहुत सी बातें हमसे की, और अभी खैर मेरा ये जो लाइव है वो समाप्त करने का मन नहीं है, क्योंकि इनकी जो बातें हैं बहुत ही अच्छी हैं और मन करता है ऐसे लोगों से कि बार बार बात करते रहें, क्योंकि इनकी बात में जो बिल्कुल सफाई है, ना कोई जैसे कि कहते हैं ना कि हाँ घुमा फिरा के बात करते हैं कि हाँ भाई, या फिर झूठ बोलते हैं, तो साफ दिख जाता है कि इंसान आखिर झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। तो इनकी बातों में जितनी सच्चाई है वो मैं जान सकती हूँ, और ये शायद आप भी जान सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जो है इनको सपोर्ट कीजिए, और साथ के साथ जो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक जो है पुनीत जी हमारे, जिनको अगर आप इन्हें नहीं जानते हैं तो आप तक ये पहुंच सके, और हमारे शहर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश, देश विदेश तक जो है इनकी आवाज जो है वो इनकी आवाज पहुंच सके, और जो ये कर्म कर रहे हैं वो वहां तक पहुंच सके। तो फिलहाल के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और साथ ही आप हमारी वेबसाइट जो है deepexpressnews.com को उसको ज्वाइन करें। तो पुनीत जी, अभी मैं आपको एक बार फिर से जो है वो बहुत ही शुक्रिया कहना चाहती हूँ, आप हमारे स्टूडियो में आए, तो आप हमें इजाजत दीजिए।